हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। व्हाट इज द वेदरिंग? देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। व्हाट इज द वेदरिंग? The weathering is a general term is applied to be combined action of the all process that case a rock is a disgregated as a physical and decomposed chemical because of exposed or nearby the earth as a surface through the element of weather. There is the most important. What is the weathering? The weathering is a general term applied to the combined action of all process that cause a rock to the disintegrate of physically and decomposed of chemical because of exposure near the earth's surface through the element of weather. Among these is the element temperature, rainfall, frost, fog and the ice are important ones. There is the most important. The weathering is began as a soon as a rock come in the contact with one or more than one element of weather on the surface of the earth. In a nature, generally both disintegrations and decomposition act together at a same time and assist each other. We must remember that is a whether is a material or disintegrated and decomposed lies in the situ at its original position. In this process, no transportation or movement of material is involved other than it's a fall down under to the force of gravity. There is the most important. There is a material is involved other than fall down to under to the force of gravity. In short, there is the most important. The weathering is a process by which exposed rock and disintegrated and decomposed in a situ. There is a most important short line in their original position. You know that weathering is the process by which is the exposed rocks are disintegrate and decompose in a setu. The setu here there is example, there is the original position. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक अपक्षय क्या है। अब देखिए, आप कंफ्यूज हो गए कि अपक्षय होती क्या है। दोस्तों, ये वेदरिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। तभी कहते हैं कुछ शब्द जो होते हैं हमें हिंदी में बहुत टफ लगते हैं और इंग्लिश में आसान होता है। अब देखिए, यहाँ पर अपक्षय कहते हैं। अपक्षय क्या होता है? जनरली देखा जाए व्हाट इज अ वेदरिंग, वेदरिंग होता है। तो इसीलिए हमें दोनों लैंग्वेज ही जो है समझ होना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि आप इंग्लिश में सिंपली बता देते हो फिर हिंदी में समझाते हो। दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी के टर्म से जो है आप काफ़ी मजबूत हो गए। कई बार इंग्लिश में जो होती है आपको हिंदी के वर्ड इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाता है। कई बार एग्जाम में बच्चों ने जो है क्वेश्चन छोड़ देते हैं हिंदी वाले मीडियम के बच्चे, क्योंकि उनको इतने शुद्ध हिंदी दे रखे होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर इसे कहते क्या है। लेकिन वही इंग्लिश के वर्ड देख लेते हैं, ये तो मुझे आता था क्वेश्चन, ये तो मैं कर नहीं पाया। तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए ही त्रिपाण स्टडी सेंटर ने जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करने का जो है मुहिम चलाया है। तो आप समझ सकते हो कि अपक्षय क्या है, यानी व्हाट इज अ वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होती है? धरातलीय शैलों की जो है विघटन मुख्य रूप से मौसम के तत्व के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होता है। आपने देखा होगा कि धरातलीय मतलब धरती के शैलों का जो विघटन होती है, यानी विघटन होती टूटती है, ठीक है, मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है दोस्तों? मौसम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होता है। अब सोचिएगा मौसम के प्रभाव के कारण कैसे होगा। मान लीजिए बहुत तेज धूप पड़ता है और कुछ समय के बाद बरसात हो जाती है, तो पत्थर क्या होगा? चटक जाएगा। चटकेगा कि नहीं? अगर ये एक्सपीरियंस भी आप लेना चाहते हो तो कोई पत्थर को इतना गर्म करो, उसको पानी में डाल दो, चटक जाएगा। ये जर्नली होती है प्रोसीजर, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर आता है कि धरातलीय शैलों के विघटन मुख्य रूप से मौसम के तत्व के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा, वर्षा, बर्फ मौसम के प्रमुख तत्व होते हैं और इन्हीं के कारण जो है ये जो वेदरिंग है जो है बहुत काफ़ी प्रभावित करता है। यानी तापमान हो जाए, वर्षा, पाला, कोहरा, वर्षा, बर्फ मौसमी और प्रमुख तत्व है। धरातल के शरीर जैसे मौसम के तत्व के संपर्क में आते हैं वैसे ही उनका जो है अपक्षय आरंभ हो जाता है, यानी टूटना ये आरंभ कर देते हैं, वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है। देखिए, ये वेदरिंग जो है एक स्थानीय प्रक्रिया है और इसमें शैलों का विघटन और अपघटन मूल्य स्थान पर ही होता है।
इसके लिए ज़रूरी बात तो सच्चाई है कि इसका एक जगह होगा, स्थान होगा जहाँ पर ये विघटन बहुत आसानी से हो जाएगा। हर जगह विघटन नहीं हो पाता है। विघटन तापमान में परिवर्तन और पाले के प्रभाव से होता है। जैसे मैंने भी बताया आपको कि तापमान में परिवर्तन होगा और फिर पाला पड़ेगा, तो जनरल सी बात है कि चटक ही जाएगा, और चटकेगा तो उसकी जो है अपक्षय होना संभव है। और इस प्रक्रिया में शैलें टुकड़े में बिखर जाती है, यानी जो शैलें होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये ऊंचे बढ़ते हुए तापमान को सह नहीं पाते हैं और टूटना इनकी स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। ठीक है, आप भी देखते हो जब मौसम चेंज हो जाता है सडनली, तो आप देखते हो कैसे बीमार पड़ जाती हो, तो जो है पत्थर भी एक तरह से बीमार हो जाते हैं और टूट जाते हैं वो लोग। जैसे हम लोग भी क्या बीमार पड़ते हैं तो बिल्कुल थक से और कमज़ोर से पड़ जाते हैं। तो ये मौसम के कारण ही जो है ये अपक्षय होता है, और ये शैलें जो होते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं। अपघटन की प्रक्रिया में शैलों के अंदर रासायनिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन भी आपको दिखेगा। शैलों में विभिन्न प्रकार के खनिजों के कण एक दूसरे के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए होते, गुथे हुए होते हैं, लेकिन पानी में घुलकर कुछ खनिज कण अलग हो जाते हैं। कुछ खनिजों का जो है स्वरूप बदल भी जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखा ही होगा आपने कि बहुत से खनिज जो होते हैं टूट के जो है अलग अलग रूपों में बदल जाते हैं। प्रकृति में विघटन और अपघटन की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है, यानी विघटन हो या अपघटन हो, ये तो प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। तो इंसान के जीवन में भी जो है अब विघटन और अपघटन की प्रक्रिया होती ही रहती है। अपक्षय पेड़ पौधों के जड़ों और जो है जीव जंतुओं के जो है बिल बनाने के कारण भी संभव होता है। अगर आप देखते होंगे कि अपक्षय पेड़ पौधों के जड़ों और कुछ जीव जंतु के बिल बनाने के कारण भी होता है। आप समझिएगा कि यह कैसे होता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते आगे निकल जाते हैं, और वो क्या करते हैं बड़े बड़े चट्टानों में भी समा जाते हैं। आपने देखा भी होगा, अपने घर के आसपास कहीं भी देखा होगा कि आपके दीवारों में से जो होते हैं पेड़ पौधे उगाते हैं, और ये पेड़ पौधे क्या करते हैं आपके घरों के जो दीवार होता है उसको ईंटों को चटका देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये बड़े बड़े पत्थरों को किस प्रकार जो चटकाते होंगे। तो यही बात यहाँ पर भी बताने की कोशिश किया गया है कि ये जो होते हैं इनके जड़ें जो होते हैं बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ देते हैं, अपक्षय कर देते हैं। उसी प्रकार जो है जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो बिल बना देते हैं। आप सोचिएगा बिल चट्टानों में कैसे बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर चट्टानों में बिल नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं चट्टानों के आसपास अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ बिल बना देते हैं। और वही जब टेम्परेचर और वर्षा होती है तो ये पत्थर ढीला पड़ जाता है, वहाँ से लुढ़कने लगता है, यानी वो जो रोटेट करने लगेगा गिरने लगेगा, और गिरने से क्या होता है आपस में टकरा के ये छोटे छोटे जो है कणों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है अपक्षय हो जाता है। तो ये बहुत ही साधारण शब्दों में था कि ये बहुत ज़रूरी है कि पेड़ पौधों की जड़ों और जीव जंतुओं के बिल बनाने के कारण भी ऐसा होना संभव है। हमें यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि अपक्षय पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़े रहते हैं, यानी कोई भी जो अगर चट्टान देखोगे तो अपने मूलीय स्थान पे होते हैं, और वहाँ पर जब गतिविधियाँ होती है तो इस तरह से जो है वो विघटित हो जाते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया में पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण शामिल नहीं होता है, यानी इसमें जो है कोई भी पदार्थ परिवहन या स्थानांतरण नहीं होता है, वो उसी जगह रहता है। कहते हैं जब वेदर की चेंजेस होते हैं तो ये जो होते हैं अपनी फॉर्मेशन करते हैं। यह बात अलग है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण अपक्षय पदार्थ के रूप से नीचे की ओर ये खिसक जाते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा संभव होता है जब वो नीचे की तरफ खिसक जाते हैं। The next important here are types of weathering. There is a most important topic arrive, are types of weathering. You know that? What is the types of weathering here? We can recognize the three types of weathering: the physical weatherings, chemical weathering, and biotic weathering. There is a most important here: physical weathering and chemical weathering and biotic weathering. The first here, physical weathering. There is the most important here, physical weathering. What is the physical weathering here? When the rock are broken up into a smaller fragment without any chemical change in there is the compositions, and it is called physical weathering. What is the physical weathering here? When the rock are broken up into the small fragment without any chemical change in their composition, it's called physical weathering. You know that? Their term is a mechanical of weathering is also used of physical weathering. There is a term mechanical weathering is also used by the physical weathering.
Physical weathering can take place in a different way in different types of area. Their physical weathering take place in a different way in a different types of area. There is a has been expanded here with example. Let us say there. So there is example. The first is a block disintegration. There is the most important example, block disintegrations. We all know that is a successive heating and cooling cause expansions and contraction of the rock. You know that as a cooling and heating, there is a change of the weather. Directly suddenly of the cooling and suddenly is a heating. There is a cause of the expansion and the contraction of the rock. In a hot or desert region, day temperature are very high, while the night are very cold. There is example of Rajasthan. There is a temperature is a very high and night is very cold. There is a high range of temperature cause of is a successive expansion and contraction of the rock which tend to the enlarge this joint. Finally, the rock is disintegrate into small block. This process is known as a block disintegration. You know, understand? A block disintegration. There is a temperature suddenly is a day is a high and the night is cold. The rock head is the breakdown in a small block. There is process here a block disintegration. They show the diagrams of block disintegrations is the most important. Joint are the open both by front action, expansion and the contraction for the rock. You show that and the see now. The next here, exfoliation. There is a exfoliation is most important here. The rock are generally poor conductor of heat. The rock are generally poor conductors of heat. As a result of intense of heating, the outer layer of the rock expand rapidly, while their inner layers of remain almost unaffected by heat. Due to the successive expansion and contraction, the outer layer of the rock is subsequently filled of the form of main marks of the rock in form of concentric cell. The peelings of rock is a layer by this process is very similar to the peelings of successive layer of onions, and this process is called exfoliation. What do you mean to exfoliation here? The peelings of rock in a layer by this process is a very similar to the peeling of successive layer of onion, and this process is called exfoliation. The almost all the rounded form of dolorated block of rock in their Sanbalam and district of Bihar are due to the process. The granite domes of the Mahaballipurams and particularly is a Krishna called Raju and was near Jabalpur and the Madan Mahal hill as good example for the explanation. There is the most important example here is a Mahabalipuram is particularly is a Krishna ka Laddu. There is the most important here nearby the Jabalpur on the Madan Mahal hill are good example for this process. Here the show the peelings of the layer of the rock. There is the most important here a large bubble showing to the break up and the exfoliation processing. And section is a view of the sum. There is the most important here a diagram show this. The next here is the force action. There is the most important one of the most important physical weathering process is called climates in the force action. The alternate is a freezing and the melting of water inside the joint of the rock split them into the fragment, and this is because a conservation of the water into the ice increasing the volume of water by 10%. In cold region, rock are disintegrated into the small particle through the process, and it is called frost action. There is a most important here of frost action. The first action is example here show in this diagram. The water collect in the crack of rock. With that, see here a water collection of the rock is a crack rock,
and their temperature is 0 Celsius. Water turn ice which occupy the large volume and thus the crack the enlarges. There is a crack here. First diameter is a very small, but secondly is a very large crack in the rock. There is a most important example so in this figure. Their main point arrive here are disintegration of rock into small fragment without any change in their chemical composition is called mechanical weathering. Yeah, physical weathering there is the most important. The rapidly heating and cooling of the rock is a create a series of joint and the crack which is the land to the break up into the smaller block. This process is known as the block disintegrations. There is the most important and also important here a weathering process which is the outer layer of the rock fell out in their concentric cells due to the difference of temperature in the outer layer is called exfoliations. There is the most important also, and breaking up to the rock due to the freezing of water in the rock and joint and crack is a very called reason is called frost action. यहाँ पर जो हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है अपक्ष के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेदरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग यानी अपक्ष के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपक्ष के प्रकार जो हैं 3 तरह से दर्शाए गए हैं, भौतिक अपक्ष, रासायनिक अपक्ष और जैविक अपक्ष। इसका अर्थ यही हुआ ना, फिजिकल वेदरिंग्स, केमिकल वेदरिंग एंड बायोटिक वेदरिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके विषय में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं हमारा भौतिक अपक्ष यानी फिजिकल वेदरिंग क्या है। यहाँ पर जैसे कि आ गया है भौतिक अपक्ष, तो देखिए भौतिक अपक्ष होती क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब शैल अपने संगठन में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसे हम भौतिक अपक्ष कहते हैं। देखिए, जब शैल अपने संगठन में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसे हम भौतिक अपक्ष कहते हैं। और भौतिक अपक्ष अधिकतर शुष्क और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में ही होता है। यानी अगर देखोगे तो फिजिकल वेदरिंग जो होती है अधिकतर शुष्क और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। अब शुष्क का मतलब होता है जहाँ गर्म हो और सडनली ठंडा हो जाए। जैसे आपने राजस्थान भी देखा होगा, वहाँ पर जो होता है दिन जो होती है बहुत ही गर्म होती है, लेकिन नाइट देखोगे तो बिल्कुल चिल्ली होती है। तो इसमें जो है टेम्परेचर बदलती उतरती रहती है। बात करें यहाँ भौतिक अपक्ष विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से भी होता है और इसके कुछ उदाहरण जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया पिंड विच्छेदन। आखिर पिंड विच्छेदन होता क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिंदी के शब्द जो होते हैं बहुत कठिन होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि पिंड विच्छेदन होती क्या है। अगर जनरली बात देखा जाए तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, ब्लॉक डिसग्रेशन। ब्लॉक डिसग्रेशन इसे हम कहते हैं पिंड विच्छेदन हिंदी में। हम सभी जानते हैं कि गर्मी के कारण शैल फैलती है और सर्दियों के कारण सिकुड़ जाती है। ये जनरली बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि अगर सर्दी पड़ती है तो कोई भी चीज़ जो होता है सर्दियों के कारण क्या होता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ के हम लोग भी सिकुड़ जाते हैं और गर्मी रहता है तो हम लोग फैले हुए होते हैं। देखते हो हम लोग जैसे सर्दी पड़ता है हम लोग जो होता है हम कपड़ों के अंदर कैसे सिकुड़ से जाते हैं, लेकिन जैसे गर्मी होता है सारे कपड़े हम हटा देते हैं। ठीक है, हम एक दो कपड़े ही रखते हैं। तो ये बातें जो होता है जीव जंतु पेड़ पौधे सब चीज़ के लिए भी ये बात मान्यता रखता है। तो इवन रॉक के लिए भी यही बात होता है कि गर्मी कारण शैल जो होती है फैल जाती है, यानी चट्टानें जो होती है फैलती है, लेकिन जैसे सर्दी पड़ती है वो सिकुड़ सी जाती है। जब गर्म जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन में जब तापमान उच्च हो जाता है, आपको शायद पता भी हो कि जो अगर आप राजस्थान के साइड जाओगे ना तो दिन में इतनी गर्मी पड़ती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसके विपरीत रात जो होती है बहुत ही ठंडी होती है, बहुत ही ठंडी होती है। तो आप समझ सकते हो कि पत्थरों के टूटने में जो है यहाँ पर कितना जो है हेल्प हो सकता है। दैनिक ताप जो है परिसर से अधिक होने के कारण शैल बार बार फैलते हैं और सिकुड़ते रहते हैं। और कोई जी बार बार फैलेगा बार बार सिकुड़ेगा तो इरिटेट नहीं हो जाएगा? आपको भी बार बार जो है वही बात बताऊँ मैं तो आप इरिटेट नहीं हो जाओगे। तो इसके कारण क्या होता है कि ये सिकुड़ना और जो है फैलने, तो इसके उनके दरारें और जड़ें जो है चौड़े होते चले जाते हैं। अंततः शैल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया को जो है हम पिंड विच्छेदन कहते हैं या ब्लॉक डिसग्रेशन कहते हैं। तो ये बहुत आसान है। अब चलिए देखते हैं डायग्राम में कैसे दर्शाया गया है।
यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो पिंड विच्छेदन यानी ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन का जो है साफ एग्जाम्पल दिखाया गया है कि विषण के जो है निरंतर फैलने या सिकुड़ने से सेलों की दरारें बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर दरार आपको दिख रहा होगा, ये दरार जो है धीरे धीरे गर्मी के वजह से और सर्दी की वजह से जो है दरारें बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है जब ये टूट के गिर जाती है, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर फिजिकल जो है वेदरिंग का। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आया है दूसरा पॉइंट, अपशल्कन। अपशल्कन का मतलब क्या होता है? अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है एक्सीफोलेशन, ठीक है, एक्सीफोलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अगर इसकी बात हम देखें तो कहते हैं शहद सामान्यतः ताप की कुलचालक होता है। आपको पता ही होगा कि जो रॉक होते हैं टेम्परेचर के कुलचालक होते हैं। कुलचालक का मतलब होता है कि इसका मतलब ये टेम्परेचर को सहते अधिक नहीं है, ठीक है। शहद सामान्य ताप के जो है कुलचालक होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सामान्य बात आता है कि ये जो होता है एक तरह का इंसुलेटर का काम करता है, यानी कंडक्टर का काम नहीं करता है, ठीक है, इंसुलेटर काम करता है। सहज सामान्य ताप जो है इंसुलेटर होता है। अधिक गर्मी के कारण शैलों की बाहरी परतों में जल्दी फैल जाती है, यानी जैसे गर्मी पड़ती है फैल जाती है। जैसे हमने भी बात किया कि जो है गर्मियों में हर चीज़ जो है फैल जाती है, लेकिन भीतरी परतें गर्मी से लगभग अप्रभावित रहता है। लेकिन अगर आपको पता हो ऊपर बेशक ही गर्म पड़ता है, बट अंदर जो आधुनिक पार्ट होती है उसमें गर्मी इतना नहीं होती है, तो वो अप्रभावित रह जाता है और बार बार फैलने और सिकुड़ने से सेलों की बाहरी परतें शैल के कुछ भाग से अलग भी हो जाते हैं, टूट जाता है। इस प्रक्रिया में शैलों की परतें प्याज के छिलके की तरह ही उतरती चली जाती है। आपने देखा भी होगा कि प्याज को छिलके जो होते हैं गर्मी के कारण उतरते चले जाते हैं। तो ये जनरली आपके समक्ष एग्जाम्पल है, जो घरों में भी आप देख सकते हो। बिहार के जो है सीमूल जिले में जो है डेलोराइट सेलों के जो है गोलाकार पिंड का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा भी हुआ है। अगर बात करें हम महाबलीपुरम में जो है ग्रेनाइट के जो गुंबद विशेष रूप से कृष्ण की लड्डू तथा जबलपुर के जो है पास मदन महल की पहाड़ियों ग्रेनाइट के गुंबद अल्पशल्कन के सबसे अच्छे उदाहरण है। यानी ये जो है एक्सीफोलिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कृष्ण का लड्डू, ठीक है, महाबलीपुरम में जो ग्रेनाइट गुंबद के पास बना हुआ है। और यहाँ पर जो है जबलपुर के पास ही बना हुआ है मदन महल, ठीक है, जहाँ पहाड़ियों ग्रेनाइट के गुंबद बनाया गया है, जो कि अपशल्कन के जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो। इसी प्रक्रिया का जो है यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डायग्राम के थ्रू कि शैलों की परतों का उतरना। देखिए अपशल्य द्वारा चट्टानों की ऊपरी परत की जो है उतरना, टूटना। तो ऊपरी परत का टूटना जैसे प्याज की तरह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्याज के जैसे छिलके उतरते रहते हैं सूख के, वैसे चट्टान भी सूख के जो है प्याज के छिलके की तरह उतरते रहते हैं। तो ये जो है शैल परतों की उतरना ही जो है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सीफोलिकेशन कहते हैं, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आता है तुषारी अपक्षय। तुषारी का मतलब होता है फोर्स्ड एक्शन, ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फोर्स्ड एक्शन कहते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय प्रदेशों में शैलों की दरारें और जड़ों में जो है भरा जल बार बार जमता और पिघलता रहता है, बार बार जमता और पिघलता रहता है। इसे शैलों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब पानी बर्फ के रूप में जम जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। और आपको पता है ठंडे प्रदेशों में इस प्रक्रिया के द्वारा शैल छोटे टुकड़े और कणों में बिखर जाती है, जिसे हम तुषारी अपक्षय कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए जैसे कि एक पत्थर है, पत्थर में क्या हुआ, दरार पड़ गया, ठीक है, दरार पड़ गया और उसमें पानी भर गया, बरसात हुई पानी भर गया, लेकिन क्या हुआ टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या हुआ, वही पानी जो है जम गया। आपको पता है कि पानी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसका आयतन अधिक नहीं रहता, लेकिन जैसे वो जमता है उसकी आयतन थोड़ी बढ़ जाती है और थोड़ा सा बढ़ेगी, थोड़ा सा जो पत्थरों में आपस में दरार को जो है और बढ़ा देगी, और जैसे दरार बढ़ेगी वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी को हम फोर्स्ड एक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में भी यहाँ दिखाया गया है, डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश किया गया है। देखिए इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा तो सारी अपक्षय के बारे में। यहाँ पहले डायग्राम आप जो दिख रहा है आपको, उसमें देखिए छोटा सा दरार पड़ा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। दो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, छोटा और एक बड़ा, दोनों में पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे ये 0 सेल्सियस तापमान पर पड़ गया तो ये बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो गया, और जैसे बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हुआ ये दरारें और फटने लग गई, और फटने से क्या हुआ,
चट्टान धराशायी हो गया। और धराशायी होकर क्या हो गया, ये छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण इन्हीं बातों का जो एक समरी टाइप है, जिसको आपको समझ लेना चाहिए कि अभी तक हमने क्या क्या समझने की कोशिश किया है। देखिए, संगठन में रासायनिक परिवर्तन के बिना सेलों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही भौतिक अपक्षय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है शैलों के जल्दी जल्दी फैलने और सिकुड़ने से उनमें जो जोर और दरारें पड़ जाती है, परिणाम स्वरूप छोटे छोटे जो है पिंडों में टूट जाती है। यह प्रक्रिया पिंड विच्छेदन कहलाती है, यानी इसे हम क्या कहते हैं, पिंड विच्छेदन कहलाता है, यानी ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें तापमान की विभिन्नता के कारण शैलों की बाहरी परत प्याज के छिलके की तरह उतर जाती है, अपक्षय कहलाता है, यानी हम इसको एक्सोफ्लोरेशन कहते हैं। और लास्ट जो हमारा था, बहुत ठंडे प्रदेश में दरारें और जड़ों में भरे जल के जमने से उसका टूटना तुषार अपक्षय कहलाता है, यानी फॉरेस्ट एक्शन कहलाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। Here doing a most important topic, types of weathering, there is a most important topic arrive here, a chemical weathering. There is a part of types of weathering, there is a second part of chemical weathering, the chemical change in the rock through the formation of new compound, the formation of new substance called chemical weathering. You know that? Chemical change in the rock through the formation of new compound or formation of new substance is called chemical weathering. Chemical process include oxidation, hydrolysis and acid solution. There is a most important here three types: oxidation, hydrolysis and acid solution. Decomposition of the rock by chemical process with the help of water and atmospheric gas is called chemical weathering. There is a most important here: decomposition of rock by chemical processes and with the help of water and atmospheric gas is called chemical weathering. The chemical weathering involve four major processes. The first here, oxidation. What do you mean to oxidation? You learn to the science chapter oxidation in 10th class. There is oxidation. This is a process which atmospheric oxygen reaction with the rock to be produce oxidized. The process is called oxidation. You know that? Repeat here. This is a process in which atmospheric oxygen react with the rock to be produce oxidized, and this processing is called oxidation. The greatest impact of this process is absorbed on a ferrous mineral, and the oxygen present on humid air react with the iron grain in the rock to form of yellow or red oxides of iron, and this is called rusting of the iron. The rust is a decomposed rock completely with the passage of a time. There is a most important. And next here, carbonation. There is a carbonation important for the chemical weathering the part, and this is a process by which is the various types of carbonate are formed. There is the most important, the types of carbonate are formed here are carbonation processing, and some of this is a carbonate are soluble in water. There is a soluble in a water. For example, when the rainwater containing carbon dioxide pass through the previous limestone rock. There is the most important preview limestone rock. The rock is joined in the enlarged due to the action of carbonic acid. You know that? There is a limestone rock. The rock joined enlarged due to the action of carbonic acid. The joint enlarged in the size and the limestone in the remove in a solution. And these types of breakdown of rock is called is a carbonation. There is a carbonation reaction. And next here, hydrations. The hydration here, this is a process by which water is absorbed by mineral of rock. What? This is the process by which water is absorbed by minerals of the rock, and due to the absorptions of water by the rock, there is absorption of the water of the rock, its volume increase and grain lost their shape.
there is the increase of volume, and the grains lose their shape. Is a phase for example, is a change into the colony through their hydrations. Colonies and Vindhyala hill near Jabalpur has been to formed in this manner. There is a most example for Vidyan Hill. There is an important and next year solution. This is a process which the sum of the mineral get are dissolved in water. The dissolve in water. There are therefore removed in a solution. The rock salt and gypsum are removed by this process. There is called solution is a chemical weathering. यहाँ पर जो हम अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं वेदरिंग यानी अपक्षय के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसका जो है हम टाइप्स के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसका दूसरा टाइप जो हमारे समक्ष आया है वो है रासायनिक अपक्ष यानी फिजिकल जो अपक्ष था, यानी जो कह सकते हो आप भौतिकी जो थी, उसके बाद जो है रासायनिक अपक्ष आया है। अब रासायनिक अपक्ष के विषय में जो है विस्तार पर जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल वेदरिंग किस प्रकार होती है तो ये भी आप लोग को लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानिएगा तो ये अधूरा रह जाएगा। कहते हैं रासायनिक अपक्ष में क्या होता है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा नए यौगिक के बनने या नए तत्व के निर्माण के कारण शैलों में होने वाले परिवर्तन को हम रासायनिक अपक्ष कहते हैं। यानी देखा जाए तो यौगिक के बनने, यानी देखिए जब रासायनिक प्रक्रिया होता है तो कोई नया यौगिक बनता है, वो जनरली सी बात है, और इस निर्माण के कारण जो शैलों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्ष यानी केमिकल वेदरिंग। कहते हैं जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक अपक्ष के प्रमुख कारक होते हैं। यानी जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी रासायनिक अपक्ष के प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है। उच्च तापमान और अधिक आर्द्र वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्ष अधिक तीव्रता से होती है। हमने पहले भी फिजिक्स में भी जो फिजिकल वेदरिंग हमने किया था उसमें हम इसी बात पर चर्चा भी किए थे कि जो फिजिकली जो चेंज होती है उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण भी रासायनिक अपक्ष होता है और फिजिकल अपक्ष होने के भी कारण बनता है। कहते हैं कि बात यहाँ पर आ जाता है कि रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जल और वायुमंडलीय जो है गैसों का मदद से जो शैलों के अपघटन को जो है रासायनिक अपघटन भी कहते हैं। ये बहुत आसान वर्ड है कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जल और वायुमंडलीय गैसों के मदद से शैलों का जो अपघटन होता है उसे रासायनिक अपक्ष कहते हैं। अब यहाँ बात रह गया कि रासायनिक अपक्ष के मुख्य रूप में 4 प्रक्रियाओं में होती है। चलिए देखते हैं 4 प्रक्रिया कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे समक्ष पहला पॉइंट यही आता है ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण केमिकल प्रोसेसिंग के अंतर्गत है, यानी इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की शैलों पर होने वाली प्रक्रिया को जो है ऑक्साइड के बनने की जो है ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कोई भी शैल होती है ना, पत्थर चट्टान होती है तो उसमें ऑक्साइड बन जाती है और ऑक्साइड बनने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव लोह खनिज पर देखा जा सकता है। आर्द्र वायु में विद्यमान ऑक्सीजन सेलों के लोहे के कणों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। जैसे आपको पता ही है कि कोई भी लोहा के पदार्थ को अगर बाहर आप छोड़ देते हो तो उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है, क्योंकि वो नमी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। तो ये पत्थरों पर भी यही प्रक्रिया होती है। आर्द्र वायु में विद्यमान ऑक्सीजन सेलों के लोहे कणों को सबसे अधिक प्रभावित करता है और जब लोहे के पीले या लाल ऑक्साइड बन जाते हैं, यानी उस पर जंग लग जाता है, जिसके बारे में आपको पता भी होगा। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं और कालांतर में ये जंग शैलों को पूरी तरह से अपघटित कर देता है। आपने सुना भी होगा कि जंग लगने के कारण बड़े बड़े जो महल है वो भी धराशायी हो जाते हैं, और जो है कहते हैं बड़े बड़े पुल हो कुछ भी हो वो जो होते हैं जंग लगने के कारण जो है बिल्कुल ख़राब से टूट भी जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वायु जो है ऑक्सीकरण जो है कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ को विघटन करने के लिए। तो कहते हैं ये बहुत भी इम्पोर्टेंट बात था और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कार्बोनेटीकरण। देखिए कार्बोनेटीकरण क्या है, इस प्रक्रिया से जो है विभिन्न प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं और इनमें से कुछ पानी में घुलनशील भी होते हैं। उदाहरण के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल चूने की प्रवेश शैलों के होकर गुजरता है तो इस शैलों के जोड़े जो है कार्बनिक अम्ल की प्रक्रिया से काफ़ी चौड़ी हो जाती है और ये जो है धीरे धीरे इन जोड़ों की जो है चौड़ाई बढ़ती चली जाती है और ये चूना पानी में घुल कर बह जाती है और शैलों के इस प्रकार जो अपघटन को जो है कार्बोनेटीकरण कहते हैं। देखिए बहुत ज़रूरी बात यहाँ आया है कि ये धीरे धीरे चौड़ी होती चली जाती है और चौड़ी होने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये दरारें बन जाती है और दरारें बनने से आप समझ सकते हो कि ये टूट जाती है। तो इसी को जो है हम कार्बोनेटीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इससे सेल का जो है विघटित होना संभव होता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जल योजन। देखिए जल योजन क्या है। इस प्रक्रिया से शैलो खनिज में जल अवशोषित हो जाते हैं, यानी जल जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जल के अवशोषण से शैलो का आयतन बढ़ जाता है। जनरली सी बात है, कोई पत्थर है अगर वो सिंपल है तो उसमें क्या है, भार नहीं होगा, लेकिन जैसे वो पानी पी लेता है तो उसकी भार बढ़ जाती है। ये आपने देखा भी होगा। कहते हैं आयतन बढ़ जाता है, इसकी कणों की आकृति भी बदल जाती है। और उदाहरण के लिए जल योजन के द्वारा जो है पेलस्पार नाम के खनिज कॉलिन्स मृदा में बदल जाता है। कहते हैं जबलपुर के निकट जो है विंध्याचल की पहाड़ी पर क्लोन मुद्रा का जो है निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा ही होता है। कहते हैं जल योजन भी जो होते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जल की देखिए कोई भी चीज़ में अगर जल बढ़ जाएगा तो जनरल सी बात है उसकी आयतन बढ़ जाएगी, और जब आयतन बढ़ेगी तो उसका टूटना जो है संभव हो जाता है, क्योंकि यह आसानी से टूट जाता है। उसके पश्चात हमारा रासायनिक अपघटन के जो है लास्ट टॉपिक है घोलन, यानी जो है सोल्यूशन। देखिए इस प्रक्रिया में कुछ खनिज पानी में घुल जाते हैं और वो पानी में घुल कर बह भी जाते हैं, और सेंधिया नमक और जो है जिप्सम इसी प्रक्रिया द्वारा बहा लिए जाते हैं, और इससे भी जो होता है काफ़ी रॉक को जो है काफ़ी प्रभावित होता है। बात यहाँ कर एक इंपॉर्टेंट बात की तो रासायनिक अपक्ष में ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन और जो है घोलन की प्रक्रिया शामिल होती है। यानी इन्हीं चार प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो है रासायनिक अपक्षय घूमता, और इन्हीं कारण जो है सारे संभव भी हो पाता है। There is a types of weathering. There is a next topic here a biotic weathering. There is a most important of biotic weathering. I have also done by the physical weathering, chemical weathering, and the next year biotic weathering. The biotic weathering is a carry out of the plant, animal, and the man. There is a three factor is the main of weathering in the biotics here. The first here of plants. The plants are contribute to the both is a mechanical and chemical weathering. The roots of the plant penetrate into the joint of the rock, and they grow longer and thicker in the manner they exert a pressure on the rock, and the rock joint are thereby enlarged and break into the smaller fragment. There is a most important here. Here show the diagram of effect of vegetation on the rock. There is a most important example show here. A rock is a plant enlarged, correct joint to the rock in there show in the diagram, and the soil joint, and as the root is a grow into the joint, the open up. There is a most important here a breakdown to the rock in a plant. The next here is a animal. There is a most important here a browsings animal like a earthworm, rat, rabbit, termites, and the ant breaks down to the rock. This disintegrated rock can be easily to the eroded or removed by bin and etc. However, this animal break the soil and thus the assessed soil erosion. The role of earthworm and the termite is the special significance. According to the scientist, there is a possibility of the occurrence about 1,50,000 earthworm in acres, and they can convert to the 10 to 50 tons of the rock mainly into good soil and bearing into the surface. There is a most important here the animal or the weathering. There is the most important, and the next here the man. The man is the most important. The human beings play a very important role in a weathering of various rock. The man breaks a large amount of rock in the course of their active like agriculture, construction of the house, road, etc. And he cares for the mining of minerals. Thus, they help the weathering by breaking and breaking and losing the rock. There is the most important here. And there is a most important fact, their point and arrive, biotic as like a plant, animal and man also contribute to the physical and chemical weathering. There is a most important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जैव अपघट्य। देखिए जैव अपघट्य वनस्पति, जीव, जंतु और मनुष्य के द्वारा होता है। यहाँ पर जो जैविक अपक्षय आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जैविक अपक्ष के अंतर्गत आपने देखा ही होगा कि पेड़ पौधा का अपना रोल होता है,
ठीक है। यहाँ पर जंतुओं का अपना रोल होता है और इंसानों का अपना रोल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और बात भी रहती है, क्योंकि इन सब चीज़ों का अपनी एक भूमिका है। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट हमारा आता है वनस्पति यानी पेड़ पौधे। कहते हैं पेड़ पौधे के द्वारा शैलों में भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रक्रिया का पक्ष होता है। पेड़ पौधे की जड़ें शैलों के जड़ों में घुस जाती है और समय के साथ जड़ें लंबी और मोटी होती चली जाती है, और इस तरह शैलों के जोड़े पर जो उनका दबाव निरंतर बढ़ता ही चला जाता है और अंततः वह टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं और उन पेड़ पौधे क्या करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग को जो है दरारें डाल देती है। तो ये सब कारण इसी से होता है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे जड़ें जो होती है अपना जो है ग्रोथ करेगी तो दरारें डालना संभव है। ये आप अपने आसपास कहीं भी देख सकते हो, घर जो पुराने होंगे उनमें जो होगा कोई पेड़ पौधे जरूर निकले हुए होंगे, और उस पेड़ पौधे के कारण क्या होगा, पूरे ईंट में जो है दरारें पड़ गई होगी। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर वनस्पति जो है इस तरह के शैलों को जो है बिखरने में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे कि यहाँ पर जो है पिक्चर भी शो किया गया है। देखिए, जिस बात को मैं अभी चर्चा कर रहा था कि दीवारों में जो है कोई पेड़ पौधे उग जाते हैं, यहाँ पर भी दीवार बनाई गई है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं और इनके जड़ें जो है धीरे धीरे उसमें दरार डाल रही है। ठीक है, यानी वृक्षों की जड़ें दरारें को चौड़ी करती चली जा रही है और जैसे जैसे वो उसकी जड़ें बढ़ती है उनकी दरारें जो है फैलती चली जाती है। तो अंत में क्या होगा, दरारें जो है टूट टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर वनस्पति की जो है शैलों पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जीव जंतु यानी एनिमल कैसे करते हैं। देखिए, बिल बनाकर रहने वाले जीव जैसे केचुआ, चूहे, खरगोश, दीमक, चींटियां शैलों के जो है तोड़ फोड़ते रहते हैं। विघटित शैलों को आसानी से अब अपरिधित हो जाती है और पवने इन्हें जो है उड़ाकर ले भी जाती है। जानवरों के खुरों से जो है मिट्टी उखड़ जाती है और इससे मृदा अपरदन की तेजी हो जाती है। केचुआ और दीमक का कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक के अनुसार 1 एकड़ भूमि में 1.5 लाख केचुए हो सकते हैं और ये एक वर्ष में जो है 10 से 15 टन शैलों को जो है उपजाऊ मृदा में बदल कर धरातल पर ला सकते हैं। देखिए, केचुआ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ये जो होती है इंपॉर्टेंट मिट्टी को जो है ऊपर लेके आती है और कहते हैं मिट्टी को जो उपजाऊ देने में जो है इन जो है कीड़े मकोड़े का जो है अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। चाहे चूहा भी देखिए खोद देता है तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर मिट्टी ढीला पड़ जाता है और किसी कारण बस कोई पत्थर होगा तो लुढ़क जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, केचुआ का भी अपना स्थान होता है। खरगोश, दीमक, ये सारे के सारे जो होते हैं इस तरह के जो है उपजाऊ मिट्टी बदलने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं और इस बात को साइंस ने भी माना है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनुष्य। देखिए, विभिन्न प्रकार के शैलों के अपक्ष में मनुष्य का बहुत बड़ा हाथ है। आपको तो पता ही होगा कि कुछ हो चाहे ना हो, मनुष्य ने तो हर चीज़ को जो है तहस नहस कर दिया है। कृषि, भवन, सड़क निर्माण जैसे अनेक क्रियाकलापों के द्वारा मनुष्य ने शैलों की काफ़ी तोड़फोड़ करता है और मनुष्य की खनन प्रक्रिया के द्वारा शैल कमज़ोर होकर ढीले पड़ते चले जा रहे हैं और अंततः ये टूट फूट जाते हैं, क्योंकि इंसानों की इतनी गतिविधियां होती है तो टूटना, तो शैलों का टूटना जो है एक स्वाभाविक बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक फैक्ट की तो कहते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य जैसे जैविक कारक और भौतिक और रासायनिक दोनों ही जो है प्रकार अपक्ष के सबसे बड़े कारण बनते हैं। The next topic is the most important here of weathering and soil. That is the most important here, weathering and soil. We have studied the process of weathering and have learned how to different types of land feature and produce a area of different types of climate through this is a process. Weathering also play an important role in the formation of soil, which is the provides a basis for the agriculture and world as a food supply. Mechanical weathering as a surface raw and disintegrate the rock of the converted it into a fine powder, and these small particles are deposited in the layer with the help of the water. Biotic weathering is a produce of humus and the organic matter is formed through their action of plant, animal, which help in the formation of soil. The various process of weathering help the giving a different color and property of soil. यहाँ पर जो हमारे समक्ष है अपक्ष और मृदा। देखिए, अपक्ष जिसके विषय में हम बहुत विस्तार पर चर्चा भी किए हैं, कहते हैं अपक्ष की प्रक्रियाओं के विषय में पढ़कर हम यह जान गए हैं अब कि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो है स्थलकृति का निर्माण होती है। मृदा निर्माण में अपक्ष की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है और मृदा कृषि का आधार है।
ठीक है। कहते हैं अगर मिट्टी अच्छी होती है तो कृषि भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए किसानों के लिए मिट्टी उपजाऊ होना कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। कृषि से सारे संसार को भोजन मिलता है और कृषि ही जो है हमारा देश भी आश्रित है। कहते हैं अगर बात देखा जाए यहाँ पर भौतिक अपक्ष जो है धरातलीय शैलों को विघटित करते हैं, यानी भौतिक अपक्ष जो होते हैं वो धरातलीय शैलों को विघटित करके उन्हें जो है बारीक चूड़ों में बदल देते हैं और जल इन छोटे छोटे शैल कणों को जो है परतों के रूप में जो है बिछा देता है। जैविक अपक्ष से ह्यूमस बनती है। ह्यूमस जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कृषि करने के लिए और ये जैव पदार्थ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को क्रियाकलापों से बनाता है जो मृदा के निर्माण में सहायता भी करता है। अपक्ष की विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा विभिन्न विभिन्न रंग और गुणों वाले मिट्टी जो मृदाओं का निर्माण होता है। तभी देखते हो कि भारत में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरह के जो है शैल पाया जाता है, यानी मिट्टियाँ मिलती है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता जो है इनकी चट्टानों के कारण ही संभव हो पाया है। शैलों के विघटन के अलावा अपक्ष का मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। आगे जो है हमारा डिग्रेडेशन हो गया, सॉइल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हमारा आने वाला है। तो अब इसी तरह से जो है तिरपान सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसमें से दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। पहला ये कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे दूसरे बच्चों का भी हेल्प हो जाएगा, भलाई हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे थे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही आपके हित में रहेगा, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप तिरपान स्टडी सेंटर का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा, ठीक है। आप ये सोचिएगा कि तिरपान स्टडी सेंटर को जो है बाद में रिसर्च करके दोबारा प्राप्त कर लूँगा, तो शायद आपको ये संभव भी ना हो, क्योंकि कोई भी टॉपिक को अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो उसमें जो है बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। पहले वो वीडियो आएंगे जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर आपको अच्छा लगता है तो आप जो इसको सब्सक्राइब कर लेने में ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि इससे आपको होम पेज मिल जाएगा और होम पेज पे आपको पता ही कि सभी वीडियो उपलब्ध होते हैं। तो आप सोचिएगा कि मैं इसको ढूंढूंगा कैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तिरपान सेंटर ने हर एक विषय को जो है एक सीरीज वाइज ही बनाया है। अगर आपके सिलेबस के सीरीज वाइज मिल जाते हैं तो वहाँ पर आपके रिगार्डिंग जितने भी जरूरी वीडियो होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। तो आप उस वीडियो को देख के, समझ के, सोच के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।